So in today's class, we will be continuing this chapter, International Trade. आज हमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है. So yes, let's begin. First, let's have a quick recap of what we did in the last class. Then we will be going forward. ठीक है. हमने लास्ट क्लास में इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ा था. आपको ये बात बताई गई थी कि इंटरनेशनल ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज फ्री ट्रेड. फ्री ट्रेड एक ऐसी ट्रेड होती है वेयर देर आर नो बैरियर्स फॉर एंट्री एंड एग्जिट, वेयर देर इज नो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन. फिर आपको बताया था ट्रेड ग्लोबली होती है, अराउंड द ग्लोब यू कैन ट्रेड विद एनी कंट्री यू वांट. वेन एवर यू स्टार्ट ट्रेड तो आपके ट्रेड रिलेशनशिप्स फॉर्म होते हैं, साथ साथ आपकी ट्रेड की क्रिएशन होती है. फिर बाद में जात वक्त के साथ साथ ट्रेड में कुछ ना कुछ रुकावटें आती हैं, दैट आर नोन एज ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड डाइवर्जन्स, राइट. फिर आपको बताया था वेन एवर यू टॉक अबाउट ट्रेड, ट्रेड इज डन ऑफ टू थिंग्स, इधर इट कुड बी अ गुड और इट कुड बी अ सर्विस, राइट. गुड की ट्रेड को हम लोग विजिबल ट्रेड कहते हैं, सर्विस की ट्रेड को इनविजिबल ट्रेड कहते हैं. चाहे गुड हो या सर्विस हो, दोनों को एक्सपोर्ट भी करा जा सकता है, दोनों को इम्पोर्ट भी करा जा सकता है. सो वेन एवर वी टॉक अबाउट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, रिमेंबर यू हैव टू कनेक्ट इट विद बैलेंस ऑफ ट्रेड. आपको ज़रा जल्दी से याद दिला दूं सेकंड्स के अंदर. बैलेंस ऑफ ट्रेड दो चीज़ों का डिफरेंस था, एक्सपोर्ट के रेवेन्यू का और इंपोर्ट के एक्सपेंडिचर का. बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में तब होगा जब एक्सपोर्ट का रेवेन्यू ज्यादा होगा और इंपोर्ट का खर्चा कम होगा. बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में तब होगा जब इंपोर्ट का खर्चा ज्यादा होगा और एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम होगा. फिर आपको यह बात मैंने बताई थी कि कोई भी कंट्री उसी चीज में ट्रेड करती है जिस चीज में, जिस पर्टिकुलर चीज में वो स्पेशलाइज्ड होती है. जैसे पाकिस्तान इज स्पेशलाइज्ड इन राइस, कॉटन, टेक्सटाइल एंड मैंगो, तो पाकिस्तान इन चार चीजों का एक्सपोर्ट करता है. और अगर पाकिस्तान कोई चीज़ इंपोर्ट भी करता है तो उसी कंट्री से करता है जिस जो कंट्री उस पर्टिकुलर चीज़ में स्पेशलाइज होती है. लेट्स से अगर मुझे गाड़ी इंपोर्ट करनी है मैं जापान से इंपोर्ट करूंगा, मुझे मशीन इंपोर्ट करनी है मैं अगेन जापान से करूंगा. इफ आई वांट आर्म्स एंड एम्यूनेशन आई विल इंपोर्ट इट फ्रॉम रशिया बिकॉज वो उसके अंदर स्पेशलाइज्ड है. तो हर कंट्री कुछ ना कुछ चीज़ में स्पेशलाइज्ड होती है अल्लाह की तरफ से. दुनिया में सबसे अच्छी ज़मीन लैंड ऑस्ट्रेलिया के पास है, दुनिया में सबसे सबसे अच्छी लेबर चाइना के पास है, दुनिया में सबसे अच्छी मशीनरी जापान के पास है, दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट, सबसे होनहार लोग मलेशिया के पास है. तो हर कंट्री अपनी अपनी चीज़ में स्पेशलाइज्ड है. ओके. अच्छा, फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में ट्रेड के, फ्री ट्रेड के, इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस करे थे, एंड टुडे वी विल बी गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स एमएनसीज. ओके. सही है. यस, बिल्कुल ऐसा ही है. ओके, अब हम लोग आज जा रहे हैं एमएनसीज की तरफ. सही है. अब गौर से सुनिएगा. एमएनसीज के ऊपर आजकल क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए वो डिस्कस करा जा रहा है आपके साथ. तो सबसे पहले मैं आपके सामने एमएनसी की डेफिनेशन लिख देता हूँ. इफ़ यू वांट यू कैन कॉपी लेक्चर विद मी टुडे बिकॉज आज हमारे को थ्योरी की बातें करनी है. तो इफ़ यू गाइज वांट यू कैन राइट इट डाउन विद मी एज वेल. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज, पहली चीज़ ये है कि व्हाट इज़ अ मल्टी नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज. ये मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं, ठीक है. अब गौर से सुनना. सर, मल्टीनेशनल कंपनी एक ऐसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो एक से ज़्यादा कंट्री में ट्रेड करती है. सही है. मल्टीनेशनल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो मोर देन वन कंट्री में ट्रेड करे. जैसे एप्पल इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी, डोमिनोज पिज्ज़ा इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, केएफसी एक मल्टीनेशनल है, सैमसंग एक मल्टीनेशनल है. तो मल्टीनेशनल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो एक से ज़्यादा कंट्री में ऑपरेट कर रही होती है, ठीक है. तो डेफिनेशन लिख डाले फटाफट से, आ जाओ. इट इज़ अ कंपनी, इट इज़ अ कंपनी which operates in, it is a company which operates in more than one country, ठीक है. It is a country which operates in more than one country or produces in other country, ठीक है. मल्टीनेशनल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो दूसरी कंपनी के अंदर ऑपरेट करती है और दूसरी कंपनी के अंदर प्रोड्यूस करती है, ठीक है. मल्टीनेशनल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो मोर देन वन कंट्री में ऑपरेट करती है और दूसरी कंट्री में भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है. इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं तो इसकी एग्जांपल है एप्पल एंड सैमसंग, ठीक है. अब लड़कों को तो पता है, लड़कों को तो पता है कि अब जो आईफोन आता है, जो आईफोन आता है उसके अंदर बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं.
जैसे कि एक एलएलए आता है, एक हांगकांग आता है, ठीक है। उसके अलावा में एलएलए आ रहा है, ठीक है, हांगकांग वर्जन आता है, एक यूएई वर्जन आता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एप्पल अब ओरिजिनेट कहाँ से करता है? अमेरिका से। लेकिन प्रोडक्शन और भी कंट्री में हो रही है आईफोन की। चाइना के अंदर होती है, जापान के अंदर होती है, हांगकांग के अंदर होती है, उसके अलावा अमेरिका के अंदर होती है, ठीक है। फिर एटी करके भी एक वर्जन आता है फ़ोन का। बहुत सारे वर्जन्स है। तो एप्पल एक एमएनसी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है। जो एक से ज्यादा कंट्री में ऑपरेट करे वो मल्टीनेशनल कंपनी है। या फिर वो कंपनी जो दूसरी कंट्री के अंदर बैठ के प्रोडक्शन कर रही है वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। एक और एग्जांपल अगर आपको दूं तो जारा। जारा जो है, जारा ब्रांड, आपको पता है जारा की जो शर्ट्स हैं वो बांग्लादेश और पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होती हैं। बिकॉज पाकिस्तान और बांग्लादेश में देर इज लो लो लेबर, देर इज लो इलेक्ट्रिसिटी, लो कॉस्ट है ना। पाकिस्तान एक लो कॉस्ट मुल्क है, यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो जारा एज अ मल्टीनेशनल कंपनी, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान में हो रही है लेकिन वो बेचा पूरी दुनिया में जाता है, ठीक है। अब एक बात मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। एक होती है होस्ट कंट्री, एक होती है होम कंट्री, एक होती है होस्ट कंट्री। ये दो बातों में बच्चों को मसला होता है, तो आज ये बात क्लियर कर देता हूं। जो इसका हेड क्वार्टर होता है ना, जो इसका हेड क्वार्टर होता है, हेड क्वार्टर से मतलब ये जहाँ से कंपनी शुरू हुई होती है वो होती है होम कंट्री। क्या बोला आपको? जहाँ से कंपनी शुरू हुई होती है, जो उसका हेड क्वार्टर होता है उसको होम कंट्री कहते हैं, ठीक है। जो इसका हेड क्वार्टर है उसको कहते हैं हम लोग होम कंट्री, ठीक है। सही। अच्छा, अब दूसरी बात याद रखना। दूसरी कंट्रीज जहाँ पर वो कंपनी ऑपरेट कर रही होती है, अदर कंट्री, जैसे मिसाल है जहाँ पर इसकी फैक्ट्री होगी, उसको कहते हैं होस्ट कंट्री। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं होस्ट कंट्री, ठीक है। दो चीज़ें आपको बता दी मैंने। जहाँ पर इसकी, जहाँ से ये ओरिजिनेट कर रहा है ना, जहाँ से ये पैदा हुआ है वो इसकी होम कंट्री है। और दूसरी कंट्रीज में ये प्रोड्यूस कर रहा है उसको कहते हैं होस्ट कंट्री, ठीक है। तो मल्टीनेशनल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो एक से ज़्यादा कंट्री में प्रोड्यूस करे या फिर दूसरी कंट्री में प्रोड्यूस करे। और जिस जगह से वो ओरिजिनेट करती है, जहाँ से उसने पहली कंपनी डाली होती है ना, जहाँ से वो ओरिजिनेट करती है वो होम कंट्री होती है। और दूसरी कंट्रीज में जहाँ वो प्रोड्यूस कर रहा होता है उसको होस्ट कंट्री कहते हैं, ठीक है। अब सवाल ये आता है 8 मार्क का। डिस्कस वेदर मल्टीनेशनल कंपनी इज एडवांट इज बेनिफिशियल फॉर एन इकोनॉमी और नॉट। एमएनसीज के फायदे नुकसान बताओ। एक सवाल और आया पेपर में, डिस्कस वेदर और नॉट मल्टीनेशनल कंपनी इज बेनिफिशियल फॉर होस्ट कंट्री और नॉट। एक तो इसने पूछा अपनी कंट्री में मल्टीनेशनल होने के क्या फायदे नुकसान है, एक इसने पूछा होस्ट कंट्री में क्या फायदे नुकसान है, एक इसने पूछा एमएनसी का वर्कर को क्या फायदा है। तो हमें ये सब आज डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि 8 मार्क का क्वेश्चन है इसके ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग मैं अब जो लिखूंगा आपके सामने वो होगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एमएनसी। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एमएनसीज, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एमएनसीज के, कि यार एमएनसी के, मल्टीनेशनल कंपनी के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। अब गौर से सुनिएगा मेरी बात। अब मैं दो कॉलम बना देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें आसानी हो जाए। सही है। इधर ये कर लेते हैं एडवांटेज का कॉलम और ये कर लेते हैं डिसएडवांटेज का कॉलम, ठीक है। अब मुझे बताओ मल्टीनेशनल कंपनी का पहला फायदा क्या है? मल्टीनेशनल कंपनी का पहला फायदा क्या है? देखो, मल्टीनेशनल कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जो बड़े पैमाने पे काम कर रही होगी, सही है। मल्टीनेशनल कंपनी लार्जर स्केल पे ऑपरेट कर रही होगी तो उसको एक बेनिफिट मिलेगा, और उस बेनिफिट को क्या कहते हैं, जो हमने 8 मार्क के आंसर में सीखा भी अक्सर। सर, मल्टीनेशनल कंपनी को जो पहला फायदा हासिल होगा उसका नाम है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। तो इधर पहला फायदा लिख दूं भाई। मल्टीनेशनल होने का पहला फायदा ये है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन बी अचीव्ड। अच्छा, अब मुझे सिर्फ ये बता दो कि भाई इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्यों अचीव होंगे? क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी एक लार्ज फर्म है, और लार्ज फर्म लार्जर स्केल पे काम करती है तो उसको फायदा मिलता है बड़े पैमाने पे काम करने का, लार्जर स्केल पे ऑपरेट करने का। उसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और ज़रा अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, सर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट का कम होना।
तो भाई जब एवरेज कॉस्ट कम होगी तो इससे मल्टीनेशनल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो सर ये पहला फायदा हो गया। अब मेरी बात सुनो, जो बच्चा लिखेगा ना कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होंगे, और इसका मतलब होता है एवरेज कॉस्ट का कम होना, ये नॉलेज है। जब आप इससे कनेक्ट करोगे कि जब कॉस्ट कम होगी तो इससे प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ये क्या होगा, एनालिसिस होगा। ठीक है, आपको समझ आ रहा है? मैं साथ साथ आपको आंसर लिखने की भी टेक्निक बता रहा हूँ। जब आप एक एडवांटेज एक्सप्लेन करोगे, आप उसको मेंशन करोगे, स्टेट करोगे, तो आपको नॉलेज का मार्क मिलेगा। जब आप उससे एक्सप्लेन करोगे कि हाउ दिस इज अ एडवांटेज फॉर एमएनसी, तो आप उसको बताओगे कि इससे इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, राइट? इसकी टोटल कॉस्ट कम हो जाएगी। सही है। तो पहला फायदा एमएनसी होने का क्या है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होगी, कॉस्ट कम होगी, और फिर उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। दूसरा एडवांटेज पता है क्या होता है? एमएनसी होने का दूसरा एडवांटेज ये कि इसको टैक्स इंसेंटिव्स मिलते हैं। टैक्स इंसेंटिव्स का मतलब पता है क्या होता है? टैक्स इंसेंटिव्स का मतलब ये होता है कि इसका टैक्स का रेट भी कम होता है। इसका टैक्स का रेट भी कम होता है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी फर्म होती है, और इसके आने से फायदा है। इसके होने से मुल्क को फायदा है, तो इसलिए टैक्स का रेट भी कम होता है। क्योंकि देखो, मेरी बात सुनो, एक फर्म 1 लाख रुपए कमा रही है, उससे 10% टैक्स लिया जा रहा है, तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। अब ये मल्टीनेशनल कंपनी करोड़ रुपए कमा रही है, और अगर इससे 1% भी लेना तो भी वो 1 लाख रुपए बनता है। तो अब मुझे खुद बताओ, मल्टीनेशनल कंपनी का टैक्स रेट कम क्यों होगा? क्योंकि वो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा रही होती है, तो उसको टैक्स बेनिफिट दिया जाता है, इसको कहते हैं टैक्स इंसेंटिव, तो उसका टैक्स रेट भी कम होगा। दूसरा, मल्टीनेशनल कंपनी को, एमएनसीज को सब्सिडीज भी दी जाती हैं, ताकि इसकी कॉस्ट कम से कम हो, ताकि ये एमएनसी बनी रहे। ठीक है, क्या बोला आपको? मल्टीनेशनल कंपनी को सब्सिडीज भी दी जाती हैं ताकि इसकी कॉस्ट कम से कम हो। मल्टीनेशनल कंपनी का एक और फायदा ये है कि इससे मुल्क में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती हैं। सही है। जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी तो इससे लोगों के पास पैसा आएगा। जब लोगों के पास पैसा आएगा तो इससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। ठीक है, तो आप देखो मैंने कैसे एम्प्लॉयमेंट को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कनेक्ट करा। ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनना। मल्टीनेशनल कंपनी की जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो भी कम से कम होती है। मल्टीनेशनल की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्यों कम से कम होती है, गौर से सुनिएगा मेरी बात। बेटा, एक मल्टीनेशनल कंपनी के पास एफिशिएंट वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंट वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट? एफिशिएंट वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब है उसके पास लेटेस्ट शिप्स, उसके पास लेटेस्ट एयरप्लेन्स होंगे जिसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा। ही वोंट बी यूजिंग दैट ओल्ड मेथड, रोड वगैरह से नहीं कर रहा होगा, वो अपनी ट्रेड कर रहा होगा, शिप से, कार्गो से कर रहा होगा, एयरप्लेन से कर रहा होगा। सही है, तो इसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम होगी। सही है। एक और फायदा ये होगा कि इसकी सेल्स भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये ग्लोबली पूरी ग्लोबल मार्केट को टारगेट कर रहा होगा। एमएनसी है ना भाई, पूरी दुनिया में माल बेच रहा होगा, तो इसकी सेल्स भी ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से इसका मार्केट शेयर भी ज़्यादा होगा। और जब इसका मार्केट शेयर ज़्यादा होगा तो इसका ऑटोमेटिक प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो मैंने सेल्स को कैसे कनेक्ट करा, सेल्स बढ़ेगी, मार्केट शेयर बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो सर एमएनसीज के क्या क्या फायदे हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होगा, टैक्स से इंसेंटिव मिलेंगे, इसका टैक्स रेट भी कम होगा, इसको सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मिनिमाइज होगी बिकॉज ही विल बी यूजिंग एफिशिएंट वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, इससे सेल्स बढ़ेगी, मार्केट शेयर बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। दीज ऑल आर एडवांटेजेस ऑफ एमएनसीज। ठीक है, एमएनसी बनने के ये फायदे हैं। सही है, एमएनसीज को ये फायदे मिलते हैं। अब सवाल ये कि एमएनसी का नुकसान क्या है। देखो, एक एमएनसी, ऑब्वियसली मैंने आपको ये बात बताई है कि जब एक लार्ज बिजनेस एक बड़े स्केल पे, लार्जर स्केल पे काम करता है तो उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा भी रिसीव होता है, और उसको डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का नुकसान भी रिसीव होता है। तो मैं इधर लिखूं भाई, एक नुकसान ये होगा कि यार जब ये लार्ज लार्ज स्केल पे काम कर रहा होगा ना, तो ड्यू टू मैनेजमेंट प्रॉब्लम, ड्यू टू पुअर कोऑर्डिनेशन, एनी ऑफ द रीजन, एक मसला ये होगा कि डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होंगे। और सर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब था एवरेज कॉस्ट का कम होना, डिस इकोनॉमीज का मतलब है एवरेज कॉस्ट का बढ़ना। तो भाई डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये अचीव करेगा, इसकी एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इसका प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, इसका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है किसका, एमएनसी बनने का। ठीक है, फिर एमएनसी बनने का एक और मसला ये है कि लैंग्वेज लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर होंगे। कौन से बैरियर होंगे?
लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स होंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ उसकी सबसे अच्छी एग्जांपल, मैकडोनल्ड्स जो है ना वो एक एमएनसी है। अच्छा आप मेरी बात गौर से सुनना, मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा मैकडोनल्ड्स के। आपको पता है मैकडोनल्ड्स इंडिया के अंदर चपली कबाब बर्गर बेचता है। आपको पता है इंडिया के अंदर बीफ बर्गर नहीं होता, क्योंकि इंडिया में तो बैन है ना, वो गाय माता पाता पता नहीं क्या वो बकवास करते हैं वो लोग। तो लैंग्वेज और कल्चरल बैरियर है, ये मसला है सबसे बड़ा। सही है। कल्चरल बैरियर का मतलब क्या है, हर जगह का कल्चर अलग है। अब अंग्रेज जो है वो स्पाइसी इतना ज़्यादा नहीं खाते, पाकिस्तानी स्पाइसी बहुत ज़्यादा खाते हैं। आप सऊदी अरेबिया के केएफसी खाया है किस किसने भाई? सऊदी अरेबिया का केएफसी अच्छा है बेकार है? बताओ। सऊदी अरेबिया का केएफसी अच्छा है बेकार है? मुझे तो पर्सनली पसंद नहीं आया, बहुत स्पाइसी नहीं होता, स्पाइसी नहीं होता बिल्कुल भी। सही है। अलबेक बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन केएफसी उसका इतना अच्छा नहीं है। हालांकि अगर आप दुबई का केएफसी खाओ बेहतरीन, पाकिस्तानी केएफसी बेहतरीन। देखो मसला ये है, मसला मसला पता ही क्या है, मसला ये है कि वहाँ पर लोग इतना स्पाइसी नहीं खाते। सही है। वहाँ के अगर आप पाकिस्तान की मंदी खाओ और अगर आप सऊदी अरब की मंदी खाओ, वैसे तो मंदी ओरिजिनेट सऊदी अरब से ही हुई है, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी मंदी खाओ तो पाकिस्तान में स्पाइसी का एक ट्रेंड है, मतलब समझ रहे हो, स्पाइसी का ट्रेंड है। तीखा खाना खाने का हमारा आदत है हमारी। अगर आप इसी तरीके से पाकिस्तान की मिसाल ले लो तो आप लाहौर वगैरह की साइड चले जाओ तो वहाँ पर तीखा खाना नहीं मिलता। सही है। तो बैरियर्स होते हैं। एमएनसी का ये भी नुकसान है कि भाई वो हर जगह पर फिट नहीं हो सकती, लैंग्वेज का बैरियर आता है, कल्चर का बैरियर आता है। सही है। ओके। अब गौर से सुनना, एमएनसी बनने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल भी चाहिए होता है, ये भी एक नुकसान है। सर एमएनसी बनने का नुकसान क्या है? एमएनसी एक बहुत बड़ी फर्म होती है, तो एमएनसी बनने के लिए कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है ना। तो सर ये हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एमएनसीज। ये मैंने एमएनसीज के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसानात लिख दिए हैं। अब मैं आगे जा रहा हूँ, आपको अगर पिक्चर लेनी है तो आप पिक्चर ले लो, ठीक है। मैं आगे जा रहा हूँ, अब मैं आपको करा रहा हूँ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एमएनसी टू होस्ट कंट्री। अब मैं आपको करा रहा हूँ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एमएनसीज इन अ होस्ट कंट्री, ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ एमएनसी टू अ होस्ट कंट्री। एमएनसी के क्या क्या फायदे होंगे और नुकसान होंगे होस्ट कंट्री के अंदर, ठीक है। अच्छा पहले एक बात ये समझ लो कि होस्ट कंट्री क्या होती है। होस्ट कंट्री वहाँ वो कंट्री होती है जिधर इसकी दूसरी ब्रांचेस होती हैं, जहाँ पर उसकी फैक्ट्री होती है। मिसाल है, आज है ना मेरी कंपनी है वो यहाँ पर है, और यहाँ से मैंने स्टार्ट करी, मैं रहता पाकिस्तान में, मेरी कंपनी मेरी होम कंट्री यहाँ पर है, और मैंने अपनी दूसरी ब्रांचेस दूसरे मुल्कों में खोल दी हैं। तो वहां से जितना भी प्रॉफिट होगा वो एट द एंड ऑफ द डे मुझे होम कंट्री में रिसीव होगा ना, तो मुझे तो फायदा ही है ना। तो अब आप ये बताओ कि दूसरी कंट्री में, होस्ट कंट्री में एमएनसी होने के क्या क्या फायदे हैं, होस्ट कंट्री को क्या फायदे हैं, जिस कंट्री में वो एमएनसी ऑपरेट करने जा रही है उस कंट्री में एमएनसी के क्या क्या फायदे हैं। अब गौर से सुनना मेरी बात। पहला फायदा ये होगा कि जब एक एमएनसी खुलेगी दूसरे मुल्क के अंदर, तो उस मुल्क के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो पहला पहला फायदा लिख दूं कि पहला फायदा क्या होगा कि उस मुल्क में एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। ये पहला फायदा होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इससे जॉब्स क्रिएट होंगी, जिससे लोगों के पास इनकम आएगा। जब लोगों के पास इनकम आएगी तो इससे मुल्क में पोवर्टी कम होगी, गुर्बत कम होगी, और इससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। ये पहला फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा ये है कि कंट्री का आउटपुट बढ़ जाएगा, और जब आउटपुट बढ़ेगा तो हम सबको पता है क्या बढ़ेगा, कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, और कंट्री में एक ग्रोथ हो जाएगी जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ। ये एक और फायदा हो गया भाई एमएनसी का होस्ट कंट्री के अंदर, कि भाई वो होस्ट कंट्री का आउटपुट बढ़ाएगी जिससे होस्ट कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, और होस्ट कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। फिर जिस कंट्री में वो एमएनसी ऑपरेट करेगी वहां पर गवर्नमेंट को टैक्स भी तो पे करेगी ना, तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। सही है। गवर्नमेंट का क्या बढ़ेगा? गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। भाई जब गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो उसको गवर्नमेंट किधर लगाएगी? उसको गवर्नमेंट हेल्थ केयर और एजुकेशन में लगा दे, या फिर मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा दे। तो इससे लोगों का क्या बढ़ेगा? इससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा।
एक और फायदा आपको बता दिया। पहला फायदा क्या बताया, जॉब्स क्रिएट होंगी, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, पॉवर्टी कम होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। दूसरा फायदा, उस कंट्री का आउटपुट जीडीपी बढ़ेगा, उस कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तीसरा फायदा, वो एमएनसी होस्ट कंट्री में, जिस कंट्री में ऑपरेट करी है, उस कंट्री की गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगी, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू पे बढ़ेगा, गवर्नमेंट वो पैसा हेल्थ केयर एजुकेशन में इन्वेस्ट करेगी, जिससे लोगों का मुल्क में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो यार एमएनसी का होस्ट कंट्री में होने के बहुत सारे फायदे हैं। एक और फायदा, एक और फायदा क्या है, गौर से सुनना, एक और फायदा क्या है सर, एक और फायदा ये है कि चॉइसेस बढ़ जाएंगी। सर एक और फायदा क्या है, सर एक और फायदा ये है कि चॉइसेस बढ़ जाएंगी। ये एक और फायदा है, चॉइसेस बढ़ जाएंगी भाई। एक और फायदा है, चॉइसेस बढ़ जाएंगी भाई। एक एमएनसी अगर हमारे मुल्क में आ रही है लार्ज फर्म, तो अपने साथ अपने गुड्स लेके आएगी, तो कंज्यूमर के पास चॉइसेस बढ़ जाएंगी। चॉइसेस बढ़ रही हैं, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अब वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो जाएंगी हमारे पास। ठीक है, ये भी एक फायदा है। अच्छा, एक और फायदा अरसलान ने हमें बता दिया है, जो कि एक नया पॉइंट है, कि मोनोपली इससे डिस्करेज होगी। मोनोपली कोई भी नहीं बन पाएगी, ये एक और फायदा है कि मोनोपली डिस्करेज होगी। ऐसा ही है भाई। अच्छा, एक और फायदा ये है कि इससे जो डोमेस्टिक फर्म्स है ना, जो अपने मुल्क में ऑलरेडी फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं, इससे जो डोमेस्टिक फर्म्स है जो ऑलरेडी ऑपरेट कर रही हैं, वो एफिशिएंट हो जाएंगी। एक और फायदा क्या है कि जो डोमेस्टिक फर्म्स है वो एफिशिएंट हो जाएंगी। सही है। एक और फायदा ये है कि हमारा मुल्क का एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ जाएगा। एक और फायदा पता है क्या है, एक और फायदा ये है कि हमारे मुल्क का एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ऐसा ही है भाई। अब गौर से सुनिएगा मेरी बात, अब मेरी बात सुनना। डोमेस्टिक फर्म एफिशिएंट क्यों होगी, वजह, डोमेस्टिक फर्म एफिशिएंट इसलिए होगी क्योंकि जब एक लार्ज फर्म, एक मल्टीनेशनल कंपनी अगर हमारे मुल्क में आ जाएगी, तो उसकी वजह से हमारी फर्म्स को एफिशिएंट होना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा ना। जैसे इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल दूं, पाकिस्तान के अंदर कितने पिज्ज़ा ब्रांड्स आओ गिनते हैं, उसमें देखते हैं कौन सा जो है ना वो एमएनसी है। ब्रॉडवे, 14 स्ट्रीट पिज्ज़ा, कैलिफोर्निया पिज्ज़ा, और डोमिनोज पिज्ज़ा। इन चार में और भी बहुत सारे छोटे 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 पिज्ज़ा के ब्रांड्स हैं, पापा जॉन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कराची में भी है अब वो। तो लाहौर का लेवल तो ऊपर ही है, वो तो मरियम नवाज ने करके दिखा दिया। लेकिन फिर भी, अब देखो आप, ब्रॉडवे, 14 स्ट्रीट पिज्ज़ा, कैलिफोर्निया पिज्ज़ा, और डोमिनोज पिज्ज़ा, और बाकी छोटे छोटे पिज्ज़ा के और भी हज़ारों ब्रांड्स होंगे कराची के अंदर। सही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसमें जो है ना एमएनसी कौन है, डोमिनोज पिज्ज़ा। इनको पता है कि अगर इनको टिकना है तो इनको डोमिनोज पिज्ज़ा की तरह की क्वालिटी देनी है, इनको एफिशिएंट होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और इनको कंपटीशन एक इंटरनेशनल चेन दे रही है। तो इसलिए डोमेस्टिक फर्म्स को एफिशिएंट होना पड़ेगा, तो इससे अपना ही फायदा है ना, अपने को अच्छा माल मिलेगा। सही है। अब एक और फायदा सुनना, एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेगा। भाई मिसाल है, मेरे मुल्क में डोमिनोज आया, सही है, या मेरे मुल्क में जारा आ गया, तो जारा जो यहाँ पे माल बना रहा है, जारा यहाँ पे माल, यहाँ से माल बना बनाकर बाहर बेच रहा है ना, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, जिससे एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेगा, और हमारा जो कंट्री का बीओटी है वो सरप्लस में चला जाएगा, राइट। अच्छा जी, तो एमएनसी के होस्ट कंट्री में होने के क्या क्या फायदे हैं, तो आपने मुझे बताया कि सर एमएनसी के होस्ट कंट्री में होने के ये फायदे हैं कि नंबर वन, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। नंबर टू, आउटपुट जीडीपी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, चॉइसेस बढ़ेंगी, वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होंगे, लोकल मोनोपली नहीं क्रिएट होगी, डोमेस्टिक फर्म्स को एफिशिएंट होना पड़ेगा ड्यू टू हायर कंपटीशन, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा, जिससे बीओटी सरप्लस में जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस। भाई एमएनसी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बता दूं, एमएनसी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बता दूं, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एमएनसी का ये है, डोमेस्टिक फर्म्स will be forced to be out of मार्केट। ठीक है। देखो सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि जो डोमेस्टिक फर्म है ना, जो डोमेस्टिक फर्म है वो मार्केट के बाहर हो जाएंगी। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास चार ऑप्शन है, ब्रॉडवे, 14 स्ट्रीट पिज्ज़ा, कैलिफोर्निया, डोमिनोज, व्हाट विल यू ईट। ऑब्वियसली डोमिनोज पिज्ज़ा, इसलिए क्योंकि वो इंटरनेशनल चेन है, उसका जो टेस्ट है वो ये लोग मीट नहीं कर सकते। सीरियस बता रहा हूँ मैं आपको।
अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं, ये हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, हैंड टोस्ट खाया जाता है। दुनिया के अंदर एवरीवन ईट्स थिन क्रस्ट। आप जेंडर्स पे चले जाओ, वहाँ पे थिन क्रस्ट मिलता है। आप फेमसो पिज्ज़ा चले जाओ, वहाँ पे भी थिन क्रस्ट मिलता है। सही है। आप कोई फैंसी रेस्टोरेंट पे चले जाओ, वहाँ पे भी थिन क्रस्ट मिलता है। सही है। लोग फ्लैट ब्रेड्स खाते हैं, ये तो हम पाकिस्तानी खाते हैं। सही है। अपन स्टफ क्रस्ट खाते हैं, ये सब चीज़ें खाते हैं। दुनिया में थिन ब्रेड का कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम यूँ सोचें ना, तो डोमेस्टिक फर्म तो मार्केट से बाहर होगी। देखो, पाकिस्तान तो दुनिया से ही अलग चलता है, यहाँ पाकिस्तान में तो इकोनॉमिक्स लगती ही नहीं है। सही है। ओके। और सीधी बात है, जिस तरीके से डोमिनोज बनाता है ना पिज्ज़ा, मतलब देखो, हमें ये बात 100% पता है कि डोमिनोज एक इंटरनेशनल चेन है, उसको क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करना है, वरना उसका नाम दुनिया में खराब होगा, सिर्फ पाकिस्तान में खराब नहीं होगा। ब्रॉडवे वाले को तो पता है अपन तो है ही पाकिस्तानी, कुछ भी करें क्या फर्क पड़ता है। समझ रहे हो। तो डोमेस्टिक फर्म तो यूं मार्केट से बाहर होगी जब कोई एमएनसी आएगी। अब इसकी एग्जांपल देता हूँ। आज अगर एप्पल पाकिस्तान में आ जाए, आज अगर एप्पल पाकिस्तान में आ जाए और वो अपनी आउटलेट खोल डाले और सस्ते में माल देना शुरू कर दे, देखो कैसे बाकी सारी दुकानें बंद होती हैं। तो डोमेस्टिक फर्म मार्केट से बाहर होगी, ये पहला मसला होगा। और जब डोमेस्टिक फर्म मार्केट से बाहर होगी ना, तो इससे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। देखो, एमएनसी है ना, लोकल फर्म्स के लिए थ्रेट होती है, ये बात याद रखना। एमएनसी इज अ थ्रेट टू लोकल फर्म। ठीक है। सही है। अब मेरी बात गौर से सुनना। एक और मसला है। एक और मसला पता है क्या है? एक और डिसएडवांटेज बताऊं। ये जो एमएनसी को टैक्स इंसेंटिव्स, एक और डिसएडवांटेज बता रहा हूं, गौर से सुनना। ये जो एमएनसी को टैक्स इंसेंटिव्स और सब्सिडीज पे करी जाती है ना, इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ठीक है। क्या बोला आपको? सर, ये जो एमएनसीज को टैक्स इंसेंटिव और सब्सिडी पे करी जाती है, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों है? क्योंकि ये पैसा कहीं और इन्वेस्ट करा जा सकता था। ये एक और डिसएडवांटेज है इसका, एमएनसी का होस्ट कंट्री के अंदर। एक और डिसएडवांटेज बताऊं क्या है? एक और डिसएडवांटेज बताऊं क्या है? प्रॉफिट्स आर सेंट बैक टू होम कंट्री। प्रॉफिट्स आर सेंट बैक टू होम कंट्री। बेटा, जो जो बच्चा स्कूल जाता है उसको ये बात समझ आ जाएगी, जब प्रॉफिट अपनी होम कंट्री में भेजा जाएगा तो इससे मुल्क में आउटफ्लोज बढ़ जाएंगे और जो कंट्री का बीओपी है वो नेगेटिव में चला जाएगा। ऐसा ही है भाई। सर, जो प्रॉफिट कमाया जाएगा वो सारा का सारा किधर भेजा जाएगा? होम कंट्री में भेजा जाएगा, जिससे आउटफ्लोज बढ़ जाएंगे और आपकी कंट्री का जो बीओपी है वो नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, ये एक और नुकसान है। सही है। अब मेरी बात गौर से सुनना। अब मेरी बात गौर से सुनना। अब मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, सुनना गौर से। फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर के अंदर रीलोकेशन होगी। फ्यूचर के अंदर रीलोकेशन होगी, जिसकी वजह से मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। ये एक और नुकसान है होस्ट कंट्री का। ठीक है भाई। एमएनसी का होस्ट कंट्री के अंदर होने के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं? पहला फायदा है, मुल्क में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, कंज्यूमर के लिए चॉइसेस बढ़ेगी, कोई लोकल मोनोपोली क्रिएट नहीं होगी, डोमेस्टिक फर्म्स को एफिशिएंट होना पड़ेगा ड्यू टू हायर कंपटीशन, मुल्क का एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेगा जिससे बीओटी सरप्लस हो सकता है, जिससे बीओपी पॉजिटिव होगा क्योंकि इन्फ्लो आ रहे होंगे। नुकसान आती है, डोमेस्टिक फर्म मार्केट से बाहर हो जाएगी जिससे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। जो एमएनसी को टैक्स इंसेंटिव और सब्सिडी दी जाती है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। उसके अलावा प्रॉफिट जो है ना वो अपनी होम कंट्री में भेजा जाता है, होस्ट कंट्री टू होम कंट्री भेजा जाता है, जिससे मुल्क में आउटफ्लो बढ़ेंगे और कंट्री का बीओपी नेगेटिव में जाएगा। फ्यूचर में दूसरी जो लोकल फर्म्स है उनको रीलोकेशन करनी पड़ेगी, जिससे और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ठीक है, ये सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एमएनसी टू अ होस्ट कंट्री है। ठीक है। एक बार 8 मार्क का सवाल आया था, डिस्कस वेदर एमएनसी इज बेनिफिशियल फॉर एन इकोनॉमी और नॉट। एक बार सवाल आया, डिस्कस वेदर एमएनसी इज बेनिफिशियल फॉर अ होस्ट कंट्री और नॉट। दोनों के मैंने आपको आंसर बता दिए हैं। आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पता होने चाहिए। ठीक है, एक और डिसएडवांटेज आपने बताया है वो मैं लिख देता हूँ। वन मोर डिसएडवांटेज इज दैट देयर विल बी डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सर, रिसोर्सेज की डिप्लीशन होगी। ठीक है, क्योंकि एमएनसी एक बड़े पैमाने पे काम कर रही होगी तो स्केर्स रिसोर्सेज की डिप्लीशन हो रही होगी। ठीक है।
So these are disadvantages of MNC to a host country. एक और क्वेश्चन रीसेंट पास पेपर में मुझे मिला था, एंड दैट वाज रिलेटेड टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एमएनसीज टू वर्कर्स इन होस्ट कंट्री। भाई एक एमएनसी का दूसरे मुल्क में आने से वर्करों को क्या फायदा है, इस पे भी एक सवाल आया हुआ था। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर एक एमएनसी अगर एक एमएनसी होस्ट कंट्री के अंदर आती है, तो इससे जो होस्ट कंट्री में वर्कर हैं उनको क्या फायदा होगा। देखो, पहला फायदा ये होगा कि मुल्क में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मुल्क में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और जाहिर सी बात है, जो एमएनसी का पे रेट होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका तो मिनिमम वेज से तो ऊपर ही देना है ना वर्कर को, एटलीस्ट मिनिमम वेज तो देना है। तो मिसाल है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई एमएनसी आती है तो वो तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को, इंटरनेशनल मिनिमम वेज को क्या कहते हैं, फॉलो कर रहा होगा। तो इससे फ़ायदा हो जाएगा। सही है, तो मैं लिख सकता हूँ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, जिससे इनकम ज़्यादा होगी, जिससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। ये वर्कर को पहला फ़ायदा है। दूसरा, एमएनसी का जो वेज रेट है वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो नेशनल मिनिमम वेज के अकॉर्डिंग पेमेंट कर रही होगी। ये भी लिख दूं इधर में। तो भाई वर्कर को एक और फ़ायदा क्या है, वर्कर को एक और फ़ायदा ये है कि जो है ना, उसको वेज रेट ज़्यादा मिलेगा। सही है, नेशनल मिनिमम वेज रेट फॉलो करा जा रहा होगा, ये एक और फ़ायदा है एमएनसी का टू वर्कर्स। बेटा इकरा हमें वर्कर के लिए निकालना है। वर्कर के लिए और क्या फ़ायदा होगा, वर्कर के लिए फ़ायदा ये होगा कि वर्कर की स्किल्स बढ़ जाएगी, वर्कर की स्किल्स बढ़ जाएंगी, वर्कर की स्किल्स बढ़ जाएंगी। ऐसा ही है भाई। क्यों स्किल्स बढ़ जाएगी, क्योंकि अब वो इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहा होगा, तो वर्कर की स्किल्स बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उसको फ्यूचर में बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। वर्कर की स्किल्स बढ़ जाएंगी। सिर्फ वर्कर के रिलेटेड फ़ायदा सोचना है बेटा। मोटिवेशन ये बिजनेस का पेपर नहीं है सारा, इकोनॉमिक्स का पेपर है। बिजनेस में आप लिखती है कि वर्कर मोटिवेट हो जाएगा। सही है। तो भाई और क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, और क्या क्या फ़ायदा होगा वर्कर को, और वर्कर को पता है एक और क्या फ़ायदा होगा। अब गौर से सुनना बेटा, जब एमएनसी किसी होस्ट कंट्री में आती है ना, तो वो वहाँ पर टैक्स पे करती है। तो जब गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट वो सारा का सारा पैसा किधर स्पेंड करेगी, हेल्थ केयर के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर। और ये हेल्थ केयर और एजुकेशन किसको मिलेगी, वर्कर को मिलेगी ना। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे वर्कर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो ये भी एक बेनिफिट है भाई, ये भी एक बेनिफिट है। ठीक है, तो पहला फायदा क्या, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। दूसरा फायदा है हायर वेज रेट के चांस होंगे, स्किल्स बढ़ जाएगी, तो उसको फ्यूचर में बेटर जॉब मिल सकती है अगर उसको जॉब स्विच मारनी हो। टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट वो पैसा हेल्थ केयर और एजुकेशन पे वर्कर की खर्च करेगी, तो इससे वर्कर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। ये एक और फायदा है। सही है। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ आपको, कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। कंपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं। जैसे मिसाल है भाई, एक मेरा जानने वाला है, वो एप्पल कंपनी के अंदर काम कर रहा है। एक मेरा जानने वाला है, वो एप्पल कंपनी के अंदर काम कर रहा है। उसने बोला सर हमें साल के अंदर एक बार है ना, एक बार कोई भी एक चीज़ खरीदें हम, चाहे वॉच खरीदे, चाहे फ़ोन खरीदे, चाहे मैकबुक, कोई भी अप्लायंस खरीद ले, हमें 20% डिस्काउंट मिलता है। तो भाई कंपनी में होने का फ़ायदा ही है वर्कर को। अगर एमएनसी के आने से, एमएनसी के अंदर वो वर्कर काम कर रहा है, तो उसको क्या फ़ायदा होगा, कंपनी का प्रोडक्ट होगा, उसको डिस्काउंट मिलेगा। एक ये फ़ायदा होगा। सही है। अब गौर से सुनना भाई, एक मसला है, एक मसला है एमएनसी के अंदर। एक बहुत बड़ा मसला क्या है, अब गौर से सुनना, अब गौर से सुनना मेरी बात। मिसाल है, एक एमएनसी होस्ट कंट्री के अंदर आई, पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर। अब भाई अब एप्पल कंपनी है पाकिस्तान के अंदर। सही है। और उसने देखा यार पाकिस्तान के अंदर तो सारे हट्टे कट्टे मोटे मोटे लोग हैं। अब जाहिर सी बात है, इंसान की एक अपीयरेंस भी होती है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि मोटे मोटे लोग बेकार होते हैं कुछ भी, लेकिन कंपनी में आप अगर देखो ना, तो कंपनी वाले कहते हैं भाई हमारे पास जो एम्प्लॉय होना चाहिए ना, वो बिल्कुल फिट फाट, थोड़ा गोरा चिट्टा होना चाहिए, थोड़ी किटिंग में घूमता हो, मतलब ऐसा हो कि थोड़ा सा इम्प्रेस हो रहा हो, मतलब कस्टमर अट्रैक्ट हो रहा हो। जैसे लोग लड़कियां रख लेते हैं, लड़कियां मतलब वो लड़कियां नहीं, लेडीज स्टाफ रखते हैं, खूबसूरत सी नहीं, स्कूल में रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है, कॉलेज के अंदर काउंसलर बैठी होती है, तो वो इसीलिए बैठी होती है कि भाई थोड़ा सा सिस्टम बना रहे ना। तो वो आए, अगर एक होस्ट कंट्री वर्कर के अंदर आए, तो वो फ्यूचर फ्यूचर के वर्कर को रीलोकेट कर देगी, बोलेगी यार ये मेरे काम के नहीं है।
तो रीलोकेट कर दे फ्यूचर वर्कर्स को, ये एक नुकसान है। फिर गौर से सुनना, एक और डिसएडवांटेज ये है कि पुअर वर्किंग कंडीशंस होंगी। पुअर वर्किंग कंडीशंस होंगी। पुअर वर्किंग कंडीशंस होंगी जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरेगा, और वर्किंग आवर्स ज़्यादा होंगे। लेट्स सपोज, मैंने क्लियर कर दिया अपनी बात को कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। देखो, वर्किंग कंडीशन पुअर होने का मतलब ये है कि भाई एमएनसी जो है ना, उसमें वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरेगा। अब पाकिस्तान के अंदर क्या होगा, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई नॉर्मल फर्म है तो वहां पर तो क्या है भाई, भड़मबाजी चल रही है अपनी। ओए ज्यादा होशियारी करी तो मैं जा रहा हूँ छोड़कर, भड़म करा रहा है अगला ओनर, यूं हाथ पाँव जोड़ रहा होता है, बोल रहा है भाई तू रह जा, खुदा का वास्ता है तेरे को। एमएनसी के अंदर कोई भड़मबाजी नहीं चलती। वर्किंग आवर्स ज्यादा है भाई। 30th को, हर साल के एंड में 30th को क्लोजिंग करनी होती है, कितना पैसा आया कितना पैसा गया। वर्किंग आवर्स ज्यादा होते हैं, लेकिन इसके फायदे भी हैं। मेरा एक दोस्त है, फूड पांडा के अंदर काम करता है, जूनियर मैनेजर है, सीनियर नहीं जूनियर मैनेजर है। उसने बोला सर, उसने बोला कि है ना, अगर मैं 7 बजे के बाद काम करता हूँ ना, 6 बजे मेरा ऑफ है। बोला अगर मैं 7 बजे के बाद काम कर लेता हूँ, नमाज वमाज पढ़ के 7 बज जाते हैं, बोला अगर मैं 7 बजे के बाद काम कर लूँ ना, हर घंटे के 1,000 रुपये मिलते हैं। और फूड पांडा की जो ऐप है उससे मैं कुछ भी खाना मंगाऊंगा उस पर 50% ऑफ है। तो उसने बोला यार, जिस दिन बेगम ने अच्छा खाना नहीं बनाया होता, मैं ऑफिस में ओवर टाइम करता हूँ, 3,000 रुपये कमाता हूँ, 9 बजे तक रात को बैठता हूँ, मस्त एसी चल रहा होता है, और केएफसी वेफसी कुछ अच्छा खाना भी खाता हूँ, डिस्काउंट भी मिल रहा होता है। तो देखो, उसने बताया कि भाई एमएनसी के फायदे भी हैं, नुकसान अपनी जगह है लेकिन फायदे भी हैं। लेकिन उसने बोला कि भाई जब मंथ मंथ की क्लोजिंग करीब होती है, तो नुकसान ये होता है कि भाई फिर लॉन्गर आवर्स वर्किंग भी करनी पड़ती है। इवन मैंने उसको सैटरडे और संडे की रात को भी पूरी पूरी रात ऑफिस में बैठे हुए देखा है, काम कर रहा होता है। बोला है, सारे लड़के बैठे हुए क्लोजिंग कर रहे हैं, इन्वेंट्री काउंट चल रहा है, कितना माल आया कितना माल गया है। जैसे आपने देखा होगा फूड पांडा में एक और चीज है, पांडा मार्ट। तो उसने बोला भाई जो फूड पांडा में काम कर रहा है ना, उसको पांडा मार्ट भी देखना पड़ेगा। जो फूड पांडा में काम कर रहा है उसको पांडा मार्ट भी देखना पड़ेगा। ये उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं है, लेकिन उसको करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनी के वर्कर्स के लिए होस्ट कंट्री के अंदर नुकसान है। ठीक है। अब आप गौर से मेरी बात सुनना, मैंने आपको ये बात बताई कि सर मल्टीनेशनल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो एक कंट्री से ज्यादा कंट्री में ऑपरेट करे, और या तो उसकी फैक्ट्री कौन सी कंट्री में होगी, होस्ट कंट्री में। फिर मैंने आपको बताया भाई मल्टीनेशनल कंपनी के होम कंट्री में होने के क्या क्या फायदे नुकसान है, मल्टीनेशनल कंपनी के होस्ट कंट्री में होने के क्या क्या फायदे नुकसान है, मल्टीनेशनल कंपनी के वर्कर्स को होस्ट कंट्री के अंदर जो वर्कर्स हैं उनको क्या फायदे नुकसान है। ठीक है, अब मैं अगली बात पे जा रहा हूं, गौर से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यार ये ग्लोबलाइजेशन क्या है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो लेटेस्ट वाली बुक है उसमें ग्लोबलाइजेशन भी मौजूद है, तो मैंने ये लिख लिया है आपके लिए, और आपको मैं भेज भी दूंगा। अच्छा, आप गौर से सुनना मेरी बात, एंड में पूछ लेना डियर, कोई मसला नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई, देखो ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपस में वर्ल्ड है ना, एक दूसरे से आपस में कनेक्ट हो रहा होता है ट्रेड के थ्रू या दूसरे लिंक्स के थ्रू। ग्लोबलाइजेशन दिन ब दिन इतनी तेजी से बढ़ रही है, जैसे मुल्क में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, ग्लोबल पॉपुलेशन ऑल ओवर दी वर्ल्ड बढ़ रही है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कस्टमर्स भी बढ़ रहे हैं। सही है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा डिमांड होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं। सही है, तो ये ग्लोबलाइजेशन के बारे में बता रहा हूँ आपको। वर्कर के लिए आसान है एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव करना। जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी वर्कर्स सऊदी अरब में क्या कहते हैं, एशियन कंट्रीज़ के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, सऊदी अरब में, कतर में, बहरीन में, यूएई के अंदर बहुत सारी जगहों पे काम कर रहे हैं, तो वर्कर के लिए आना जाना आसान हो गया ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो गई है क्योंकि बहुत सारे एफिशिएंट वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गए हैं ना अब। पहले आपको पता है हज पे जो लोग जाते थे वो शिप से जाते थे, 8 8 10 10 दिन में पहुंचते थे। आप अपने घर में दादा दादी से पूछिएगा, वो लोग हज पे जब गए होंगे तो, या अम्मी अब्बू से पूछना, वो लोग शिप से गए होंगे। लेकिन आजकल आप देखो, आजकल जो हज है उसके अंदर कितनी आसानी हो गई है। तो इसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन से फायदे हुए हैं भाई, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो गई है क्योंकि एफिशिएंट वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गए हैं, शिप आ गई है, एयरप्लेन्स आ गए हैं, बहुत सारी और चीज़ें आ गई हैं, बुलेट ट्रेन्स आ गई हैं, क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन में एडवांसेस आ गई हैं, आप घर बैठे बैठे पूरी दुनिया में से कहीं से भी कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हो, जैसे कि इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है अमेजोन। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है ना यार। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के अंदर भी रिमूवल आया है, जैसे आपने टैरिफ कंट्री कम कर देती हैं, कोटा कम कर देती हैं। सही है, ये सारे ग्लोबलाइजेशन है। अब ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या फायदे नुकसान है, पहला फायदा ये, कंपटीशन ज़्यादा होगा, इसलिए हर कंट्री कम से कम प्राइस में माल बेचेगी, कस्टमर के पास चॉइसेस ज़्यादा होंगी, और फर्म्स अपने आप को उस जगह पे रिलोकेट करेंगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना कॉस्ट कम हो। जैसे मिसाल है,
अभी इतनी सारी गाड़ियों की कंपनियां खुली। ज़ारा जो है वो अपनी प्रोडक्शन बांग्लादेश और पाकिस्तान में करता है, क्योंकि पाकिस्तान में लो लेबर लो कॉस्ट है। तो फर्म्स अपने आप को रिलोकेट करती हैं, ये भी एक फ़ायदा है। फिर उसके अलावा जो लो इनकम कंट्री है ना, वहीं पर एमएनसी ऑपरेट करती है, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पा रही होती है, वो ज़्यादा वेज रेट प्रोवाइड कर रही होती है और वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी भी वहाँ पर बढ़ जाती है। जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बहुत बड़ी एमएनसी आती है, मल्टीनेशनल कंपनी, तो उससे फ़ायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है ना। तो वहाँ पर एक तो वो वेज रेट भी ज़्यादा दे रहा होगा, और इससे वर्कर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, वर्कर स्किल्ड और क्वालिफाइड हो जाएगा अपना। लेकिन एक मसला है, एक डिसएडवांटेज ये, मुल्क में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है एमएनसीज जो है ना वो ज़्यादातर कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। वो इतना ज़्यादा लेबर पे फोकस नहीं करते। जैसे मैं आपको बता दूं, पिछले कई सालों के अंदर बहुत सारी जॉब्स जिस जो लोग करते थे, आज वो लोग नहीं कर रहे, आज वो मशीन कर रही हैं। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ये भी एक मसला है ग्लोबलाइजेशन का। फिर एक और मसला ये है कि जॉब्स लूज कर जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। सही है। एक और मसला ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ग्लोबलाइजेशन को कंस्ट्रेन भी करती हैं, ग्लोबलाइजेशन करने में मसले मसाइल भी करती हैं। जैसे कुछ ट्रेड बैरियर लग गए, जैसे अभी आपने देखा ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है, तो ग्लोबलाइजेशन नहीं हो पा रही होगी ना इससे। तो ये सारे ग्लोबलाइजेशन के फायदे नुकसान हैं। आखिरी चीज बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रीजनल स्पेशलाइजेशन। भाई एक रीजन एक चीज में स्पेशलाइज होता है, जैसे सियालकोट किस चीज में स्पेशलाइज है? एक ही चीज है सियालकोट, जो चीज के ऊपर काम करता है, जल्दी बताओ। सियालकोट एक ही चीज में स्पेशलाइज है, किस चीज में? फुटबॉल। गुड गुड गुड, स्पोर्ट्स, फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल, बेहतरीन। तो अब मुझे बताओ भाई, रीजनल स्पेशलाइजेशन के क्या क्या फायदे नुकसान हैं। पहला ये है, एफिशिएंट यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज होंगी, स्केर्स रिसोर्सेज को बहुत एफिशिएंटली इस्तेमाल करा जा रहा होगा। हायर आउटपुट होगा, सेल ज़्यादा होगी। सही है, हायर आउटपुट होगा, सेल ज़्यादा होगी। उसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, ग्लोबल रेपुटेशन बढ़ेगी। जैसे दुनिया में मानी जाती है बात कि भाई फुटबॉल पाकिस्तान से अच्छी कोई नहीं बना सकता, लेकिन अफसोस के साथ अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस बार जो मैच में फुटबॉल इस्तेमाल हुई है वो पाकिस्तान की नहीं हुई है। ठीक है। एक और नुकसान क्या है कि रिसोर्सेज की डिप्लीशन होगी। लॉन्ग रन के अंदर जब एक पर्टिकुलर रीजन एक चीज को स्पेशलाइज हो रहा है, उसी को कंटिन्यूसली बढ़ा रहा है, तो रिसोर्सेज तो स्कैर्स होती हैं, तो रिसोर्सेज का खात्मा हो जाएगा। रीजन है ना, रीजन वल्नरेबल हो जाएगा। अगर कोई चीप सब्स्टिट्यूट जो और सस्ते में माल बना रहा होगा, तो वहां पर रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होगी। मिसाल है भाई, आज अगर पाकिस्तान का फुटबॉल स्पेशलाइजेशन से नाम हट चुका है, तो उसके पीछे यही रीजन है ना कि कोई और मुल्क सस्ते में फुटबॉल बना के दे रहा होगा। तो रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी मुल्क में, जो कि थर्ड वाला पॉइंट है। तो आई नो आज की क्लास थोड़ी सी ड्राई थी, लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स, तो हमें कवर करना ज़रूरी था। तो आज हमने एमएनसीज के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू होम कंट्री, होस्ट कंट्री, टू वर्कर्स इन होस्ट कंट्री कवर करा। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, उसके फायदे नुकसान, एंड रीजनल स्पेशलाइजेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, ठीक है, थैंक यू।